नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। राज्यसभा के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले आइए देखते हैं संसद पार्लियामेंट। संसद पार्लियामेंट पे अगर आप आएंगे तो संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या होता है, बनता है। और पूरे भारत के लिए जो है संसद क्या बनाता है, कानून बनाता है, नियमों को बनाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है पार्लियामेंट के टॉपिक के अंतर्गत लोकसभा के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब राज्यसभा का टॉपिक्स हम लोगों को करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ दिया जाता है। तो राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो राज्यसभा का टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा या स्टेट ऑफ काउंसिल। तो राज्यसभा के बारे में अगर आप आएंगे तो राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोलते हैं, परमानेंट हाउस या अस्थाई सदन, इसे अस्थाई सदन या परमानेंट हाउस के नाम से जानते हैं। उसके अलावा इसे उच्च सदन या अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। इसे विशेषज्ञों का सदन भी कहते हैं, विशेषज्ञों का सदन। तो विशेषज्ञों का सदन या जो है हाउस ऑफ स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञों के सदन के नाम से भी जानते हैं। ये राज्यसभा का नाम है, स्टेट ऑफ काउंसिल, परमानेंट हाउस, उच्च सदन, विशेषज्ञों का सदन। परमानेंट हाउस इसलिए कहते हैं कि इस सदन का जो है डिजॉल्व नहीं होता, विघटन नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 1/3 मेंबर जो है प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे अवकाश ग्रहण करते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब इसके जो मेंबर होते हैं उन मेंबर का कार्यकाल या टर्म कितना होता है, 6 ईयर का होता है, 6 वर्ष का होता है। लेकिन यह राज्यसभा जो है डिजॉल्व नहीं होता, इसीलिए परमानेंट हाउस के नाम से इसे जानते हैं। इसे विशेषज्ञों का सदन भी कहते हैं। विशेषज्ञों का सदन इसलिए क्योंकि इसमें जो है 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है। और ये 12 मेंबर जो है आर्ट, साइंस, सोशल वर्क, इन सभी क्षेत्रों में क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये इसके अन्य नाम हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद अगर आप आएंगे आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद 80 में जो है बताया गया है राज्यसभा का गठन, राज्यसभा के गठन के बारे में बताया गया है, या कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। तो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा पे आएंगे तो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा या राज्यसभा का गठन जो है किसके अंतर्गत बताया गया है, आर्टिकल 80 के अंतर्गत बताया है, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत बताया गया है। जबकि अगर 80(1) के अंतर्गत आएंगे तो 80(1) के अंतर्गत वहाँ पे जो है इसके कंपोजिशन के बारे में कि मैक्सिमम मेंबर कितने हैं, तो 250 मेंबर, और प्रेजेंट मेंबर कितने हैं, तो 245 मेंबर। तो आइए उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। आर्टिकल 81 में आएंगे तो राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर हैं या अधिकतम सदस्य संख्या या मैक्सिमम मेंबर ऑफ राज्यसभा।
तो मैक्सिमम मेंबर आप राज्यसभा पे अगर आप आएंगे तो मैक्सिमम मेंबर जो हैं वो कितने हैं, तो मैक्सिमम मेंबर 250 250 सदस्य इसमें क्या हैं, अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 250 में अगर आप आएंगे तो 250 में 238 जो है संघ शासित क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित क्षेत्र और राज्यों से हैं, संघ शासित क्षेत्र और राज्यों से हैं। जबकि 12 सदस्य जो 12 मेंबर होते हैं, 12 सदस्य या 12 मेंबर, इन 12 मेंबर का जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राष्ट्रपति इनको क्या करता है, नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है। और ये 12 मेंबर अपने क्षेत्रों के स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, जिसमें लिटरेचर या साहित्य, आर्ट, कला, साइंस, विज्ञान और समाज सेवा, सोशल वर्क। तो अगर आप आएंगे तो ये जो 12 मेंबर होते हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है या मनोनीत करता है, वह जो है 4 क्षेत्रों के क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई साहित्य में स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है, कोई आर्ट या कला के सेक्टर में स्पेशलिस्ट होता है, कोई साइंस या विज्ञान के क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होता है, और कोई समाज सेवा या सोशल वर्क के क्षेत्र में क्या होता है, स्पेशलिस्ट होता है। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, तो 250 मेंबर होते हैं। जबकि अगर राज्यसभा में आप प्रेजेंट मेंबर पे आएंगे, तो प्रेजेंट मेंबर पे अगर आप आएंगे, प्रेजेंट मेंबर ऑफ राज्यसभा या राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या, तो वर्तमान सदस्य संख्या पे अगर आप आएंगे तो जो वर्तमान सदस्य संख्या जिसमें 229, तो वर्तमान कितनी है, तो वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। 245 जिसमें 229 कहाँ से हैं, राज्यों से, 229 राज्यों से हैं, 4 यूनियन टेरिटरी यूटी से हैं या केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, जिसमें 3 अकेले कहाँ से है, दिल्ली से, और एक जो है पौंडीचेरी से। एक कहाँ से है, पौंडीचेरी से। उसके अलावा 12 मेंबर का क्या होता है, नॉमिनेशन होता है या मनोनीत होती हैं। वो मनोनीत कौन करता है, तो मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा, क्वेश्चन के रूप में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, तो मैक्सिमम मेंबर ऑफ राज्यसभा 250, जिसमें 238 मैक्सिमम जो है यूनियन टेरिटरी और स्टेट से हैं। उसके अलावा 12 मेंबर का राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मनोनयन करता है, जो 4 क्षेत्र में क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। कोई लिटरेचर के क्षेत्र में होता है, कोई आर्ट के क्षेत्र में होता है, कोई साइंस के क्षेत्र में, कोई समाज सेवा या सोशल वर्क के क्षेत्र में। जबकि प्रेजेंट मेंबर आप राज्यसभा कितने हैं, 245, जिसमें 229 मेंबर राज्यों से हैं, 4 मेंबर कहाँ से हैं, यूटी से, जिसमें 3 दिल्ली से और 1 पौंडीचेरी से। 12 मेंबर को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। इस प्रकार यह इसका कंपोजिशन है। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन कर लें आप सभी लोग। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं हम लोग।
अब आइए हम लोग देखते हैं इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा में अगर आप आएंगे या राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पे अगर आप आएंगे, पहला पॉइंट, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के इलेक्शन को लेके बहुत लोगों के मन में डाउट होता है कि आखिर राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे किया जाता है, उसके इलेक्शन में कौन से लोग भाग लेते हैं। तो राज्यसभा के इलेक्शन में जो है विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनके द्वारा वोटिंग किया जाता है। उनके द्वारा यह जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसका जो चुनाव होता है, इसका चुनाव जो होता है आनुपातिक पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा। तो अगर आप आएंगे तो आनुपातिक पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से जो है इनका इलेक्शन किया जाता है। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। अप्रत्यक्ष होता है या इनडायरेक्ट होता है क्योंकि इनके चुनाव में जो है जनता डायरेक्ट भागीदारी नहीं निभाती। जनता जो है डायरेक्ट नहीं चुनती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जो विधायक होते हैं, जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उनके द्वारा जो है ये इलेक्ट किए जाते हैं, चुनाव इनका कराया जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन किया जाता है तो वह केवल निर्वाचित मेंबर के द्वारा होता है। तो निर्वाचित होता है, लेकिन नॉमिनेटेड जो मेंबर होते हैं या जो मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्यों के द्वारा इसका इलेक्शन, या वो लोग उसके इलेक्शन में चुनाव में भाग नहीं लेते। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जो सीटों का आवंटन किया गया है, सीटों का आवंटन कौन से अनुसूची में बताया गया है, तो अनुसूची 4 में आएंगे तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित किस राज्य का कितना सीट होगा राज्यसभा में, ये बातें अनुसूची 4 के अंतर्गत बताई गई है, शेड्यूल 4 के अंतर्गत बताया गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो राज्यसभा में गुप्त मतदान की जगह खुले मतदान को मान्यता दी गई है। खुले मतदान को मान्यता दी गई है। तो इस प्रकार अगर आप पाएंगे, हम लोगों ने देखा कि जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा,
या राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है उसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। उसके अलावा अगर उनके चुनाव के अलावा आप आएंगे तो उनका चुनाव आनुपातिक पद्धति द्वारा एक संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इलेक्शन अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, वनली इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में बताया गया है, शेड्यूल 4 के अंतर्गत बताया गया है। गुप्त मतदान की जगह खुले मतदान की व्यवस्था की गई है राज्यसभा के इलेक्शन में। ये जो है पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं वरन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत पूछा गया है कि राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है क्या वो समानता के आधार पर होता है? तो समानता के आधार पर नहीं होता, बल्कि जनसंख्या के बेसिस पर, पॉपुलेशन के बेसिस पर किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो यह हम लोगों ने किसके बारे में देखा? हम लोगों ने इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा या राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा या राज्यसभा के सदस्यों का अर्हता, क्या अर्हता है उनके लिए, क्या क्वालिफिकेशन बताया गया है। जिसमें अगर क्वालिफिकेशन पे आएंगे तो पहला क्वालिफिकेशन क्या है? भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और दूसरा पॉइंट है वह जो है 30 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, कंप्लीट द एज ऑफ 30 ईयर्स। जबकि अगर लोकसभा के इलेक्शन पे आएंगे या लोकसभा के मेंबर्स पे आएंगे तो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए वहाँ पे क्या एज था? 25 ईयर, लेकिन यहाँ पे क्या है? 30 ईयर। राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन जो है इनडायरेक्ट हो रहा है, जबकि लोकसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे हुआ था? डायरेक्ट हुआ था। वहाँ पे जनता डायरेक्ट वोटिंग कर रही थी, डायरेक्ट क्या कर रही थी? चुनाव में भाग ले रही थी। तो ये क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो, उसके अलावा 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। यह क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के मेंबर के क्वालिफिकेशन के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे टर्म के बारे में, कार्यकाल के बारे में।
राज्यसभा के टर्म या कार्यकाल के बारे में आएंगे तो सबसे पहला पॉइंट, यह एक अस्थाई सदन है। कैसा सदन है? अस्थाई सदन या परमानेंट हाउस। यह एक अस्थाई सदन है या परमानेंट हाउस है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इसके 1/3 सदस्य 1/3 मेंबर या 1/3 मेंबर या 1/3 सदस्य जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अवकाश प्राप्त करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर अवकाश प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार अगर प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे 1/3 मेंबर जो है अवकाश प्राप्त कर रहे हैं या उसका कार्यकाल पूरा हो गया है, तो इस प्रकार प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 मेंबर क्या होंगे, फिर से इलेक्ट होके उसमें आ जाएंगे। तो 1/3 मेंबर क्या हो गए, उनका सेवा समाप्त हो गया, तो 1/3 मेंबर फिर से जो है क्या हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट होके आ जाएंगे। उसके अलावा एक तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, जो इसके सदस्य होते हैं, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे सभापति और उपसभापति के बारे में। सभापति और उपसभापति छोटा टॉपिक है। तो अगर सभापति को आएंगे तो इसको इंग्लिश में चेयरमैन के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग वाइस चेयरमैन के नाम से जानते हैं। वाइस चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, अगर चेयरमैन आएंगे तो चेयरमैन जो होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का, 5 ईयर का। तो इस प्रकार जो है अगर आप आएंगे तो सभापति जो राज्यसभा का होता है कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और कार्यकाल इसका कितना होता है, 5 ईयर का होता है या 5 वर्षों का होता है। जबकि उपसभापति जो होता है, जो वाइस चेयरमैन होता है, वह वाइस चेयरमैन राज्यसभा के सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो चेयरमैन होता है सभापति राज्यसभा का, उसका टर्म कितना होता है, 5 ईयर होता है। जबकि राज्यसभा के जो वाइस चेयरमैन होते हैं उनका टर्म कितना होता है, 6 ईयर होता है। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो सभापति होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, वह जो है मेंबर नहीं होता राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, सिर्फ एलिजिबिलिटी रखता है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। इसलिए उसका कार्यकाल कितना होता है, चेयरमैन के रूप में 5 ईयर, और वाइस चेयरमैन चूँकि जो है राज्यसभा का मेंबर होता है, उसी मेंबर में से किसी भी एक व्यक्ति को
किसी भी एक व्यक्ति को जो है क्या बनाया जाता है, वाइस चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया जाता है और उसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उन मेंबर का जो कार्यकाल है, टर्म है, कितना है, तो 6 ईयर है, 6 वर्ष है। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के विशेषाधिकार के बारे में। राज्यसभा का विशेषाधिकार, तो राज्यसभा का अगर विशेषाधिकार आएंगे या प्रिविलेज ऑफ राज्यसभा, तो आइए देखते हैं। अगर राज्यसभा के विशेषाधिकार में पहला इसका विशेषाधिकार है जो आर्टिकल 249 के अंतर्गत बताया गया है, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा का यह विशेषाधिकार है कि राज्यसभा जो है यह पहल कर सकता है, यह इनिशिएट कर सकता है कि, और इनिशिएट करने के लिए 2/3 बहुमत का मेजॉरिटी होना चाहिए राज्यसभा में। तो 2/3 बहुमत से वह राज्य सूची के विषयों में जो राष्ट्रीय महत्व के सब्जेक्ट हैं उन विषयों पर कानून बनाने के लिए पहल कर सकता है और इस पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को दे सकता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषयों में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने के लिए पहल कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है। तो स्टेट लिस्ट के विषय पे अगर वो जो है नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट पर कानून बनाने के लिए पहल कौन करेगा, राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाने के लिए पहल करेगा, राज्यसभा करेगा। यह आर्टिकल 249 के अंतर्गत उसका एक विशेषाधिकार है। उसके अलावा यह पहल जो होगा, यह पहल 2/3 बहुमत 2/3 मेजॉरिटी से होना चाहिए। 2/3 बहुमत उपस्थित एवं मतदान करने वाले लोगों के 2/3 बहुमत से होना चाहिए। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होना चाहिए। 2/3 बहुमत। तो इस प्रकार राज्य सूची के विषयों में राष्ट्रीय महत्व से संबंधित कोई सब्जेक्ट है तो उस पर कानून बनाने के लिए पहल कौन कर सकता है, राज्यसभा। और यह जो होना चाहिए 2/3 बहुमत से। और राज्यसभा कानून बनाने के लिए इस पर संसद को क्या कर सकता है, बोल सकता है। तो इस मामले में लोकसभा से ज़्यादा ग्रेटर कौन है या ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो राज्यसभा है। राज्यसभा का यह जो है प्रिविलेज है जो आर्टिकल 249 के अंतर्गत बताया गया है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट विशेषाधिकार पे अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 312 अनुच्छेद 312 में अगर आप आएंगे तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अगर ये कहा जाए कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का या न्यू ऑल इंडिया सेवाओं का क्रिएशन करना है तो आर्टिकल 312 के अंतर्गत करना है। और यह जो है विशेषाधिकार है, किसका विशेषाधिकार है? तो यह भी विशेषाधिकार है राज्यसभा का। राज्यसभा के पास यह विशेषाधिकार है कि अगर न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज का क्रिएशन करना है तो उसके लिए पहल कौन करेगा? तो उसके लिए पहल राज्यसभा करेगा। उसके अलावा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? तो इस प्रकार राज्यसभा जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए कानून बनाने के लिए संसद को कह सकता है। तो इस प्रकार आप आएंगे तो आर्टिकल 312 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 249 बहुत पूछा जाता है। तो 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, विशेषाधिकार है राज्यसभा का, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, कानून बनाने के लिए संसद को राज्यसभा क्या कह सकता है। तो इस प्रकार राज्यसभा इस मुद्दे पर भी जो है लोकसभा से क्या है, ज़्यादा ग्रेटर दिखाई दे रहा है, ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। नोट डाउन करते चलिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। उसके अलावा अगर अखिल भारतीय सेवाओं में आएंगे तो करंट में जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। 3 प्रकार की ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। कितने प्रकार की ऑल इंडिया सर्विसेज हैं? 3 प्रकार की। जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाएं। तो अगर अखिल भारतीय सेवाओं पे आएंगे, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज पे आएंगे तो अखिल भारतीय सेवाएं 3 हैं, 3 प्रकार की। 3 सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या भारतीय प्रशासनिक सेवा, उसके बाद IPS, इंडियन पुलिस सर्विस या भारतीय पुलिस सेवा, और तीसरा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या भारतीय वन सेवा या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो अगर आप आएंगे तो ये 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। और अगर और ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण करना है, बनाना है, तो राज्यसभा के पास इसका क्या है, विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो एक विशेषाधिकार और दिखाई देता है, उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में। उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में जो है यह किसका, राज्यसभा का क्या है, विशेषाधिकार है। राज्यसभा का विशेषाधिकार। विशेषाधिकार क्यों कह रहे हैं? विशेषाधिकार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसलिए इसको विशेषाधिकार कहा जा रहा है क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए
उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहल राज्यसभा करता है, पहल राज्यसभा करता है। तो इस प्रकार अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है या जो है वह संविधान के नियमों के विपरीत कार्य कर रहा है, तो ऐसे संदर्भ में पहल कौन करेगा, इनिशिएट कौन करेगा, तो इनिशिएट जो है वाइस प्रेसिडेंट करे, सॉरी वह कौन करेगा, राज्यसभा करेगा। तो इस प्रकार यह भी राज्यसभा का क्या है, विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है, जो आपको क्या होगा, दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने प्रिविलेज के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार के प्रिविलेज जो इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 249 राज्यसूची के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाने के लिए राज्यसभा पहल कर सकता है 2/3 बहुमत से पास करने के पश्चात। उसके अलावा 312 के अंतर्गत क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, या जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए बताया गया है, यह भी प्रिविलेज है। उसके अलावा उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में हम लोगों ने देखा ऑल इंडिया सर्विसेज प्रेजेंट में कितने हैं, तो IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या भारतीय वन सेवा। अब हम लोग बात करेंगे कि संसद की सदस्यता का अंत, सदस्यता का अंत ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि आखिर संसद के जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता को कैसे अंत किया जा सकता है। तो यह है आर्टिकल 1014 के अंतर्गत 101(4) के अंतर्गत यह बताया गया है कि संसद के सदस्यों के जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, उन पार्लियामेंट के मेंबर का सदस्यता किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है। यदि कोई सदस्य एक सदन की बैठकों में लगातार 60 दिनों तक या 2 महीने, लगातार 60 दिनों तक या 2 महीने तक भाग न ले तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है, उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो आर्टिकल 1014 के अंतर्गत संसद की सदस्यता का अंत कैसे किया जाता है। तो यदि कोई सदस्य एक सदन की बैठकों में लगातार 60 दिनों तक या 2 महीने तक भाग न ले और इस बात के लिए लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर और राज्यसभा के सभापति का अनुमति न लिया हो, तो ऐसे संदर्भ में उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। यह जो है संसद की सदस्यता के अंत के बारे में आर्टिकल 1014 के अंतर्गत बताया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार के बारे में, पार्लियामेंट प्रिविलेज। संसदीय विशेषाधिकार या पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आर्टिकल 105 के अंतर्गत बताया गया है, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत यह बताया गया है कि संसद सदस्यों का क्या प्रिविलेज है, क्या विशेषाधिकार है। सिविल मामलों में संसद के अधिवेशन के दौरान
अधिवेशन के दौरान 40 दिन पूर्व या पश्चात, 40 दिन पूर्व या पश्चात, जैसे संसद का अधिवेशन चल रहा है तो 40 दिन, संसद के अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, पश्चात तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब यह जो उनको विशेषाधिकार मिला है केवल और केवल किस मामलों में मिला है? सिविल मामलों में मिला है। सिविल मामलों में अगर संसद के अधिवेशन के दौरान 40 दिन पूर्व या पश्चात तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो इनके प्रिविलेज के बारे में बताया गया है। जबकि आपराधिक मामलों में या क्रिमिनल मामलों में, आपराधिक मामलों में ऐसा विशेषाधिकार नहीं है, विशेषाधिकार नहीं है। इस मामलों में अगर गिरफ्तारी करना है तो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की पूर्व अनुमति पर किया जा सकता है, पूर्व अनुमति पर किया जा सकता है, पूर्व अनुमति पर किया जा सकता है। तो इस प्रकार यह संसदीय विशेषाधिकार है जिसके बारे में आर्टिकल 105 में बताया गया है कि सिविल मामलों में संसदीय अधिवेशन के दौरान 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात तक बाद तक जो है इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जबकि आपराधिक मामलों में ऐसा विशेषाधिकार नहीं प्राप्त है। अगर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी इनका करना है तो लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को इस बात की पूर्व सूचना होनी चाहिए, तब उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यह संसदीय विशेषाधिकार के बारे में था। उससे पहले आज की क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में बात किया? राज्यसभा के टॉपिक्स के देखा। राज्यसभा के टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर, प्रेजेंट मेंबर, कितने मेंबर राज्यों से हैं, कितने मेंबर जो है यूटी से हैं, कितने मेंबर का जो है नॉमिनेट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्वालिफिकेशंस के बारे में, टर्म के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने प्रिविलेज के बारे में, विशेषाधिकार के बारे में बात किया, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 और उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में। फिर हम लोगों ने देखा संसदीय विशेषाधिकार आर्टिकल 105 किस तरीके से जो है संसद के सदस्यों को कौन सा प्रिविलेज प्राप्त है, विशेषाधिकार प्राप्त है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि संसद के सदस्यों की सदस्यता किस तरीके से अंत की जा सकती है। ये सभी टॉपिक्स आज की क्लास में हम लोगों ने देखा। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।